नमस्कार और आप सबों का स्वागत है प्लैनेट एक्स पर। और हमेशा की तरह आप सबों से निवेदन है कि आप प्लैनेट एक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियोस को आप लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हमारी वीडियोस की रीच पहुंच सके और नए नए कंटेंट्स हम आपके सामने ला सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के, भारत के एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि भारतीय इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है, और वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 2002-2007 यानी 10वें 5 ईयर प्लान में जो है ऐसा एक प्रोजेक्शन दिया गया कि भारत में फ्रेट ट्रैफिक जो है वो 489 मिलियन टन्स पर एनम से बढ़कर के जो है 2006-7 में जो है आपको 624 मिलियन टन्स तक होने की संभावना है, विथ ए ग्रोथ ऑफ 5% पर एनम। और अपने यहाँ हमारे रेल नेटवर्क जो है, डिस्पाइट ऑफ कि हम दुनिया के चौथी सबसे बड़े रेल नेटवर्क हमारा है, ये फुल कैपेसिटी या ओवर कैपेसिटी पर चल रही है। बिकॉज ऑफ अपने कंट्री की ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से जो है पिछले कुछ दशकों में आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारी ट्रेन चलाई गई, पैसेंजर ट्रेन। इन पैसेंजर ट्रेन की वजह से जो है, चूंकि प्रायोरिटी इन्हें देनी पड़ती है, पैसेंजर्स को पहुंचाना पहली प्राथमिकता होती है, तो फ्रेट ट्रेन जो हैं उनको डिले कर दिया जाता है, रोका जाता है, लंबे समय तक उनका ठहराव हो जाता है किसी किसी स्टेशन पर। तो फ्रेट मूवमेंट जो है वो बहुत ही इनएफिशिएंट, बहुत डिलेड अपने यहाँ होता रहा है, और ओनली बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ आवर रेल नेटवर्क। तो 2005 में गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया कि भाई एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाए जिस पर सिर्फ गुड्स ट्रेन चले, मालगाड़ियां चलें, ताकि उनको ज्यादा स्पीड से चलाया जा सके, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पर जो है जल्दी पहुंच सके। हमारे इंडियन रेलवे के नेटवर्क में जो है एवरेज स्पीड जो है मालगाड़ियों की जो है वो 25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती, 25 से 30 किलोमीटर। और ये रखा गया कि भाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा तो 75 to 80 किलोमीटर एवरेज स्पीड से हमारी रेलगाड़ियां जो है, मालगाड़ियां चल सकेंगी और डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच सकेंगी। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रपोज किया गया टू सेपरेट द फ्रेट ट्रैफिक फ्रॉम द पैसेंजर ट्रैफिक। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका है टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट और समय अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है बिजनेस में। जो है समय यदि आप ज्यादा लेते हैं तो आप बिजनेस लूज करते हैं और आपके समस्या और भी पैदा होती है इससे। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम रिड्यूस करें और समय से हम जल्दी हमारे माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट जो होते हैं वो टाइम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है 2005 में जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो गोल्डन क्वाड्रेंगल वाले जो रूट्स हैं, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता एंड कोलकाता टू दिल्ली, एक बनाया जाएगा। लेकिन फर्स्ट फेज में जो है 2 प्रपोज किए गए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, इसका रूट जो आप देखेंगे तो बेसिकली जो है ये लुधियाना से बिहार के सोननगर तक बनाया जा रहा है। सोननगर जो है डालमिया नगर के पास में जो है एक जगह है, सोन नदी के वेस्टर्न साइड में डालमिया नगर पड़ता है और ईस्टर्न साइड में जो है सोननगर पड़ता है, जस्ट अक्रॉस द रिवर। ये एक
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना टू सोननगर 1337 किलोमीटर का प्रपोज किया गया। और एक ये इसका मेन पर्पस था ईस्टर्न इंडिया में जहां पर मैक्सिमम जो भी अपने देश के जो मिनरल्स मिलते हैं, कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट्स और भी इस तरह के मैंगनीज, सारे तरह के मिनरल्स जो ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब एरियाज में, उनको क्विकली जो है नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज में ट्रांसफर करने के लिए या पहुंचाने के लिए जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रपोज किया गया 1337 किलोमीटर का। कहां से? लुधियाना टू सोननगर। और दूसरा जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है प्रपोज किया गया, वो दिल्ली के नजदीक एक जगह है दादरी, दादरी से JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई में है। ये है 1506 किलोमीटर का और ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है। ये दोनों फ्रेट कॉरिडोर है, डबल लाइन के होंगे, अप और डाउन के लिए सेपरेट लाइंस। लेकिन ये WDFC जो है मैं बता रहा हूं, जो दादरी से JNPT है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है। इसमें जो OHE वायर्स जो ऊपर में लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को, जो है वो बहुत ऊंचे आपको दिखाई पड़ेंगे। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल है। लेकिन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो है ये काफी ऊंचा OFC लगा हुआ है, बहुत ही ऊंचा है। इसका मेन कारण है कि वहां पर डबल स्टैक कंटेनर के गुड्स ट्रेन चलाए जाने का प्रावधान है। डबल स्टैक मतलब कि एक कंटेनर जो है उसके ऊपर एक और कंटेनर रखा है, इसकी ऊंचाई काफी बढ़ जाती है, इसलिए आपको अपने OHE के वायर्स जो ऊपर में इलेक्ट्रिक सप्लाई के हैं उनको जो है उठाना पड़ता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वेस्टर्न साइड में जो हमारे पोर्ट्स हैं, JNPT हो गया मुंबई का, चाहे कांडला या मुंद्रा, ये सब 2-3 जो पोर्ट्स हैं मेनली जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वेस्टर्न साइड में जो हमारे यूरोप या अमेरिका के लिए जो होता है यहीं से होता है। तो और कंजम्पशन इनका कहाँ है? मोस्टली जो है नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में या ईस्टर्न इंडिया में होता है। साउदर्न में इसलिए नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ ऑलरेडी चेन्नई, विशाखापत्तनम और ये सब जो पोर्ट्स हैं वहां तो ऑलरेडी ऐसे ही पहुंच जाती हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये EDFC और WDFC जो है ये दोनों तैयार करे। EDFC हो गया आपका जो है 1337 किलोमीटर का और WDFC हो गया 1506 किलोमीटर का। तो टोटल लेंथ जो हमारा आ जाता है ये 1306 किलोमीटर का, 1306 किलोमीटर का जो है ये टोटल लेंथ आ जाता है। सॉरी 3306 किलोमीटर का या शायद कुछ, यस 3306 किलोमीटर का टोटल लेंथ आ जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो प्रपोज किया गया वो 1,24,000 करोड़ का, 1,24,000 के मैमूथ प्रोजेक्ट, जाइगेंटिक प्रोपोर्शन का प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं। और ये टोटली डेडिकेटेड नया लाइन बनना है। जो सोननगर टू लुधियाना है वो अलोंग द जो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन होती है, सोननगर से खुर्जा तक जो है उसी लाइन जो वहां से डेविएट होकर के जो है चली जाती है वो लुधियाना की तरफ। और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड है दादरी से आती है रिवाड़ी तक, रिवाड़ी से फिर जो है मुंबई का जो नॉर्मल आपकी रेल लाइन राजस्थान और गुजरात होते हुए जो है वो JNPT तक जाती है। और इन दोनों का इंटर कनेक्शन जो है दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दादरी में एक इंटरचेंज पॉइंट बनाया गया है ताकि ईस्टर्न EDFC से यदि कोई मालगाड़ी जो है उसको WDFC में कहीं जाना है तो वहां पर इंटरचेंज करके EDFC से WDFC में जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है सभी प्रमुख इंडियन रेलवे के स्टेशन जो हैं उनके साथ साथ ही ये लाइन भी चल रही है। तो प्रमुख रेलवे स्टेशन जो हैं वहां पर इंडियन रेलवे से भी इंटरचेंज का पॉइंट दिया गया है ताकि इंडियन रेलवे से DFC पर जाए और DFC से इंडियन रेलवे पर आ सके उन सब पॉइंट्स पर जो है। और ये दोनों लाइन फुली इलेक्ट्रिफाइड है और डेडिकेटेड फॉर द
गुड्स ट्रेन। इनमें 90% जो है डीएफसी जो है वो करीब करीब जो है चालू हो चुका है, ईडीएफसी कंप्लीटली चालू हो चुका है, और डब्ल्यूडीएफसी जो है करीब करीब 80% या 90% के आसपास तक कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा काम बचा है, जो जेएनपीटी से लेकर के जो है पालघर या वैतरना तक जो है जो लाइन डालनी है या कुछ और भी काम बाकी है, वो सिर्फ चल रहा है। वो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जो है शायद कंप्लीट हो जाए, तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज कमीशन बोथ द डीएफसीज बाय एंड ऑफ दिस ईयर। और बड़ी संख्या में मालगाड़ियां इन पर चलने लगी हैं। यदि पिछले साल 2024 की बात की जाए तो प्रतिदिन इन पर 241 गुड्स ट्रेन जो है इन पर चल रही हैं, और हाई स्पीड चल रही हैं। उनकी एवरेज स्पीड 70 to 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रही है। और इसके लिए जो है दोनों डीएफसी के लिए जो है एक सेंट्रल माने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है बना हुआ नेटवर्क बना हुआ है। इसका जो कंट्रोलिंग स्टेशन है वो प्रयागराज में बना है, और वहां से दोनों ही रेल बिल्कुल आधुनिक सिग्नलिंग टेक्निक्स किससे लैस हैं, और वहां से सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है कि कौन गाड़ी किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ रुकना है, क्या रुकना है। नो मैनुअल इंटरवेंशन। मैनुअल इंटरवेंशन जब जरूरत पड़ती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर होते हैं या अदर लोग होते हैं वो इंटरवेन करते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक फ्रॉम द सेंट्रल कंट्रोल फ्रॉम प्रयागराज। और ये बहुत अच्छा वो चल रहा है। जैसा मैंने बताया कि डब्ल्यूडीएससी मेनली एम टू कैरी कंटेनर फ्रेट फ्रॉम द वेस्टर्न पोस्ट लाइक जेएनपीटी, मुंद्रा एंड कांडला एटसेट्रा नॉर्दर्न एरियाज एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और ईस्टर्न ईडीएफसी मेनली फॉर कैरिंग द मिनरल्स फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टू नॉर्दर्न पार्ट। इन मिनरल्स में सबसे ज्यादा होंगे कोल, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि इन एरियाज में कोल प्रोड्यूस नहीं होती। ये सारे कोल माइंस जो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा वगैरह के आसपास में आते हैं या छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो उन एरिया से जो है कोल को हाई स्पीड से ट्रांसपोर्ट करके जो है पहुंचाना इन पावर प्लांट्स तक जो है इनकी मेन जिम्मेवारी है। और इसके साथ साथ जो है आपको अदर जो है मिनरल्स जो होते हैं वो भी जो ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन इससे होती है। डोलोमाइट है, मतलब कि जो है मैंगनीज है, इस तरह के बहुत से मिनरल्स हैं जो कि मतलब कि ईस्टर्न पार्ट में ही मिलते हैं, और वो अलग अलग कारखाने जो देश के विभिन्न पार्टों में हिस्सों में लगे हुए हैं वहां पर उनकी जरूरत होती है, वहां उनको पहुंचाया जाता है। और एट द सेम टाइम दूसरे साइड से जो फिनिश्ड गुड्स जो है वो जिनकी जरूरत ईस्टर्न पार्ट में होती है वो सब लाए जा सकते हैं। इट इज नॉट ओनली वन वे बट सिमिलरली जो है नॉर्दर्न पार्ट में जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे फॉर एग्जांपल लेने के नोएडा में जो है सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। डेफिनेटली जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है वो मोबाइल फोन्स जो है बनाते हैं और सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। यदि उनको भेजना हो हमें, कहाँ से जाएगा? शिप से जाएगा। शिप्स कहाँ से होंगे? तो वही मुंद्रा, कांडला और जेएनपीटी पर की तरफ उनको जाना पड़ेगा। तो नोएडा से जो है वो ट्रेन जो है कहीं दादरी के आसपास तक जाएगी, और दादरी से जो है वो इंटरचेंज करके डब्ल्यूडीएफसी में चली जाएगी, और देन वो बड़ी तेजी से जो है उसको पहुंचाया जा सकेगा जो है इन तीनों पोर्ट्स जो मैंने बताया वहां से जो है उनको एक्सपोर्ट के लिए शिप्स के थ्रू जो है बाहर भेजा जाएगा। तो ये जैसे एग्जांपल मैंने दिया। इस तरह के जो फिनिश्ड गुड होंगे वो जाएंगे दूसरी तरफ, जो है जो इंपोर्टेड गुड्स होंगे, मटेरियल होंगे, मशीन होंगे, या कोई भी कंज्यूमर यूज के जो चीजें होंगे, वो चीजें इंपोर्ट जो होती हैं कंटेनर के थ्रू जो है वो डब्ल्यूडीएफसी से जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री या फिर वहां इंटरचेंज करके जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी लाई जा सकेंगे। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फुलफिल होते हैं इनसे। यदि देखा जाए कि कैसे मतलब कि जो है इसको मैनेज कौन करता है, तो इसको मैनेज करने के लिए जो है एक स्पेशल मतलब जो पीएसयू यूनिट बनाई गई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दैट इज कॉल्ड DFCCIL।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये मैनेज करती है दोनों को जो है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में एक पीएसयू है। और ईडीएफसी जो है, जो मैंने बताया कि आप लुधियाना टू सोननगर है, इसका फर्दर एक्सटेंशन प्लान है 538 किलोमीटर्स का, सोननगर टू दानकुनी। दानकुनी जो है कलकत्ता के बिल्कुल पास में मैंने एक टर्मिनल है, ताकि ये कलकत्ता तक पहुंच सके, या कलकत्ता पोर्ट से कुछ सामान आता है उसको भी जो है इसको दानकुनी लाके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है। तो इस तरह से जो है ये नेटवर्क बनाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 90% चालू हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है जो वैतरना टू जेएनपीटी का, वो काम भी बड़े तेज गति से चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी चालू हो जाएगा। और इन पर डे बाय डे जो है नंबर ऑफ ट्रेन्स की संख्या जो बढ़ रही है, मालगाड़ियों की संख्या बढ़ रही है जो प्रतिदिन चलाए जा रहे हैं। इसके लिए स्पेशल जो है हेवी ड्यूटी और बहुत मतलब शक्तिशाली जो है रेलवे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। लोकोमोटिव प्लांट्स जो है मधेपुरा में जो लगा हुआ है, यहाँ 12,000 HP के जो है एल्स्टॉम के इंजन जो है बनाए जा रहे हैं। मेनली ये इंजन जो है डीएफसी पर ही चलेंगे। उसी तरह से दाहोद में भी जो है प्लांट बना है, जिससे अब डीजल इंजन चालू हुए हैं निकलने। 9,000 HP के जो सीमेंस की के साथ पार्टनरशिप करके बनाया जा रहा है। उसी तरह से बिहार के मरहौरा में जो है एक लोकोमोटिव प्लांट, डीजल लोकोमोटिव प्लांट, जो पहले जी के कोलैबोरेशन था, जी ने उस अपने जी ट्रांसपोर्टेशन को बेच दिया है वैपटेक टेक्नोलॉजी को जो है। तो वैपटेक के साथ मिलकर के जो है हाई पर 4,500 और 6,000 HP के जो है डीजल इंजन भी बनाए जा रहे हैं। ये सभी जो है इन्हीं दो डीएफसी पर ही दिखेंगे, खासकर वो 12,000 वाला जो है अल्स्टॉम वाला इंजन, और 9,000 वाला जो है वो जो दाहोद में बन रहा है। ये बेसिकली जो है इन्हीं के पर्पज से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि डीएफसी मालगाड़ियों की लंबी लंबी मालगाड़ियां, कई किलोमीटर की लंबी मालगाड़ियां होंगी, और उनको खींचने के लिए जो है बहुत ही हेवी ड्यूटी के पावरफुल लोकोमोटिव चाहिए, और ये लोकोमोटिव वहां मदद करेंगे उसमें जो है। यदि फंडिंग की बात करें तो बहुत नक्शे में मैं बताता हूं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इंटायर WDSC इज फंडेड बाय द जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है उसने इसको फंड किया है 643 बिलियन येन का। बहुत ही सॉफ्ट लोन है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर है। और ईडीएफसी जो है उसको फंड किया है वर्ल्ड बैंक ने, और पार्शियली जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो है अपनी तरफ से भी इसको फंड किया है। WDFC पूरी तरह से जायका के द्वारा फंडेड है, और ईडीएफसी जो है इसका मेजर पार्ट जो है करीब 75 to 80% जो है पोर्शन जो है वर्ल्ड बैंक फंड कर रही है, और अबाउट 20% के आसपास में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फंड कर रही है। तो ये इस तरह से जो है ये दोनों डीएफसी जो है आगे आने वाले साल में जो है देश की अर्थव्यवस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण मेरुदंड के रूप में काम करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ये आप यदि रिड्यूस कर पाते हैं तो दैट इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है। आप जो बनाते हैं दुनिया में बेचते हैं या अपने देश में भी बेचते हैं, आप उसकी कॉस्ट को कम रख पाते हैं, दी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और टाइम ओवररन जो है आप इसे बचा पाते हैं, तो आपकी बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और आपका जो है ग्रोथ उतना ही तेजी से होता है। इसका दूसरा एक फायदा यह है कि बड़ी संख्या में अब जो है इन रूट्स में, जिन रूट्स में बन चुकी हैं WDFC या EDFC जो है, उन रूट्स में जो है मालगाड़ियां जो है जो पहले इंडियन रेलवे के नेटवर्क चला करती थी उनको डाइवर्ट कर दिया गया है इन पर। तो इससे इंडियन रेलवे के रेल नेटवर्क पर कंजेशन कम हुआ है, थोड़ी कैपेसिटी उनको मिली है, और पैसेंजर ट्रेन जो है वो टाइमली थोड़े चल पा रहे हैं, बिकॉज अब मालगाड़ियां नहीं है जो स्लो रफ्तार से उसको चलती थी और दो स्टेशन के बीच में किसी लाइन को ऑक्युपाई करके रहती थी, और दे वर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। अब वैसा नहीं हो रहा है, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए जो है थोड़े स्लॉट्स और इजी हो गए हैं, तो नए पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और एग्जिस्टिंग ट्रेन को जो है अच्छी रफ्तार से और टाइम पर चलाया जा सकता है।
अब एक इसके आगे का कुछ मैं बच्चा से बताता हूँ कि एक प्रपोज है, अभी इनिशियल स्टेज में है, नॉट वेरी वेल। एक ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दानकोनी टू विशाखापट्टनम में प्लान किया गया है। एक नॉर्थ साउथ में, पार्शियली नॉर्थ साउथ बोलते हैं, इटारसी टू विशाखापट्टनम, और ईस्ट वेस्ट एक किया गया है दानकोनी टू मुंबई। ये क्यों नॉर्थ साउथ वाले क्यों पार्शियली किया गया है इटारसी टू विशाखापट्टनम? ओनली बिकॉज कि दिल्ली से जो है इटारसी तक जो है ऑलरेडी 3 लाइन बनाई जा रही है, और शायद चौथी लाइन भी जल्दी ही बन जाए अगले कुछ सालों में, तो वो वहां पर ऑलरेडी कैपेसिटी आ जाएगी, तो ज्यादा समस्या गुड्स ट्रेन को चलने में नहीं होगी। लेकिन ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों जो है पूरे के पूरे जो है अपने लेंथ में बनेंगे। ये प्लान्ड है, अभी इनका अप्रूवल वगैरह नहीं हुआ है, बट द इनिशियल स्टेज में है, और जल्दी ही इनके बारे में कुछ फैसला अगले कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर में आ जाए। तो यदि ये सारे कुछ आ जाते हैं तो आप मान के चलिए कि इंडिया की जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, और हमारी कंपिटिटिवनेस दुनिया के मार्केट में जो है बहुत कॉम्पिटिटिव हम हो सकते हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स और इन चीज़ों की जो में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये था एक बहुत ब्रीफ में, मैंने डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आम लोगों के लिए सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। बहुत डिटेल में तब है कि जब आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं, या जो उस फील्ड में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी, तब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। बहुत ही ब्रीफ में हमने ये डिस्कस किया कैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहा है आने वाले समय में। ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा, समझ सकते हैं कि बैकबोन होने जा रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।